Hello and welcome back to my channel Crystallizing Ideas. In today's video, I'm going to talk about Block 4, Unit number 1, IA Richards, जो कि आपके एमएजी 5 में इंक्लूडेड है. सो IA Richards stands for Ivor Armstrong Richards. वो एक लिटरेरी क्रिटिक थे, वो एक इंग्लिश क्रिटिक थे, पोएट एंड टीचर थे, जो हाईली इन्फ्लुएंशियल थे, जिन्होंने डेवलप किया था एक न्यू वे ऑफ रीडिंग पोइट्री, जिसने न्यू क्रिटिसिज्म को जन्म दिया था. इन्होंने एक और स्कूल ऑफ लिटरेरी थ्योरी जिसका नाम है रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म RRC, इसको भी इन्फ्लुएंस किया था. RRC इज़ अ स्कूल ऑफ लिटरेरी थ्योरी दैट फोकसेस ऑन द रीडर, मतलब कि जो ऑडियंस, एंड देयर एक्सपीरियंस ऑफ अ लिटरेरी वर्क. तो उनका एजुकेशन मैगडलिन कॉलेज में हुआ था और वो एक लेक्चरर थे इंग्लिश और मॉरल साइंस में फ्रॉम 1922 टू 1929. उनका वर्क्स है द मीनिंग, जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क्स है वो है द मीनिंग ऑफ मीनिंग, प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म और प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म. रिचर्ड्स अपने स्टूडेंट्स को पोएम पढ़ने को देते थे जिसमें वो नेम्स ऑफ द पोएट एंड टाइटल ऑफ द पोएम को रिमूव कर दिया करते थे, एंड बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स वो उनके क्लोज रीडिंग स्किल्स को डेवलप करते थे. रिचर्ड्स जानना चाहते थे कि लिटरेचर का क्लोज रीडिंग कैसे करना चाहिए और उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स दिए थे जिसने प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म को जन्म दिया था. 1930 में रिचर्ड्स ने बहुत टाइम स्पेंड किया था बेसिक इंग्लिश डेवलप करने में, जो एक सिस्टम है जिसको ऑगडन, चार्ल्स के ऑगडन, जो एक इंग्लिश लिंग्विस्ट थे, उन्होंने ओरिजिनेट किया था, जिसमें सिर्फ 850 वर्ड्स होते थे. तो रिचर्ड्स बिलीव करते थे कि एक वो लैंग्वेज जिसको सब समझ सकते हैं वो हेल्प करेगी इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग में, तो ऐसी एक लैंग्वेज बनाई जाए. रिचर्ड्स एक साइकोलॉजी और एक फ़िलासफ़ी और लिटरेचर के स्टूडेंट थे जिसने ये कंक्लूड किया था कि पोइट्री एक थेरापॉटिक फंक्शन परफॉर्म करती है. वो बहुत सारी ह्यूमन इम्पल्सेस को कोऑर्डिनेट करती है, जोड़ती है, और जो दोनों राइटर और रीडर के साइकोलॉजिकल वेल बीइंग को मेंटेन करता है. रिचर्ड्स एक बहुत इन्फ्लुएंशियल लिटरेरी थियरिस्ट थे. उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग में बहुत काम किया था, जिसने अपने खुद के वर्क्स लिखे थे, मेनली प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म. मोरओवर रिचर्ड्स का बिलीव अपॉन इम्पोर्टेंस ऑफ पोइट्री एंड आर्ट बहुत कंट्रोवर्शियल था, बट स्ट्रॉन्ग बिलीव था कि दो जनरेशन के राइटर्स तक, मतलब उनके बिलीव को दो जनरेशन के राइटर्स तक ने बिलीव किया था. रिचर्ड्स मेंटर और टीचर था कुछ बहुत प्रोमिनेंट क्रिटिक्स के, जैसे विलियम एम्पसन और F.R. ल्यूइस. दूसरे क्रिटिक्स जो उनके वर्क से इन्फ्लुएंस्ड हुए थे वो थे क्लिंथ ब्रुक्स और एलन टेट. रिचर्ड्स बहुत इन्फ्लुएंशियल एंड फेमस थे. उनके फेमस वर्क प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म के वजह से, जो 1929 में आई थी. उन्होंने लिखा था ये प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म बेस्ड ऑन हिज एक्सपेरिमेंट्स ऑन स्टूडेंट्स. उन्होंने स्टूडेंट्स को पोएम्स पढ़ने को दिए थे और उस पोएम के ऑथर और टाइटल को हाइड कर दिया था और स्टूडेंट्स को बोला था टू कमेंट ऑन दोज पोएट्री. उनके कमेंट्स के बेस पर रिचर्ड्स ने कुछ फैक्टर्स निकाले थे जो रिस्पॉन्सिबल है इनकरेक्ट एनालिसिस ऑफ पोएम करने के लिए, जो गलती एक रेप्यूटेबल स्कॉलर भी कर सकता है. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि वो सारे पॉइंट्स क्या क्या हैं. गाइस, हर पोइट्री में बहुत सारे सेंसेस होते हैं. सेंसेस का मतलब है कि बहुत सारी इमेजेस होते हैं जिसकी मदद से जो पोएट है वो हमें टेस्ट के बारे में बता सकता है, फील करवा सकता है, स्मेल के बारे में फील करवा सकता है, साउंड्स, फीलिंग्स, इमोशंस, साइट्स. तो इन सब चीज़ों के बारे में इमेजरीज प्रेजेंट होती है. हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम उन इमेजरीज़ को, उन प्लेन सेंस को समझने में नाकामयाब हो जाते हैं. तो बहुत लार्ज पोर्शन ऑफ रीडर्स अच्छे से अच्छे इस सेंस ऑफ पोइट्री को समझने में फ़ेल हो जाते हैं. वो पोइट्री के फीलिंग्स को, इसके टोन, मीनिंग को गलत समझ लेते हैं. सेकेंड पॉइंट में ये बोला गया है कि मीनिंग समझने में प्रॉब्लम होने के साथ साथ वर्ड्स में रिदम होते हैं, इवन इफ़ उनको साइलेंटली रीड किया जाए. बहुत रीडर्स को ये चीज़ नेचुरली समझ नहीं आते. तो इस चीज़ को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, जैसे कि मैंने एक पोइट्री बनाई. जस्ट फॉर एग्जांपल, फर्स्ट आई सॉ द वाइट bear, then I saw the black, then I saw the camel with a hump upon his back, then I saw the grey wolf
with mutton in his maw. Then I saw the wombat waddle in the straw. तो आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें एक रिदम है। तो इस रिदम को भी समझने में लोग प्रॉब्लम कर देते हैं, और अगर हम इस रिदम को बिना समझे पोएट्री पढ़ेंगे तो ना तो हमें मज़ा आएगा और ना ही उस पोएट्री में कोई जान आएगी और ना ही हमें समझ में भी आएगा। तो यही था इस सेकंड पॉइंट का मतलब। सो मूविंग ऑन टू आवर थर्ड पॉइंट ये बोलता है कि पोएटिक रीडिंग में इमेजरीज, विजुअल इमेजरीज को समझना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। जो इमेजेस किसी एक रीडर के माइंड में आया उस पोएट्री को पढ़ के या उस पर्टिकुलर वर्ड्स को पढ़ के, वो ज़रूरी नहीं कि वही दूसरे दूसरे के माइंड में भी आए, और ये दोनों इमेजेस पोएट के माइंड के इमेजेस से बहुत डिफरेंट हो सकता है। तो इमेजेस को समझना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी पोइट ने किसी रूम को डिस्क्राइब किया है अपने पोएम में, तो जिस तरीके की पेंटिंग उस पोएम में है, जिस तरीके की पेंटिंग को वो पोइट सोच रहा है, ज़रूरी नहीं है कि उसी तरह की पेंटिंग, उस पेंटिंग में जो जो कलर्स है, जिस तरीके के कलर्स यूज़ किए गए हैं, कुछ भी हो, वही पेंटिंग जो रीडर है उसके भी माइंड में आ रहा हो, या जो सेकंड रीडर है उसके भी माइंड में सेम आ रहा हो। तो बहुत डिफरेंट हो जाता है कि पोएट के माइंड में क्या इमेजेस थी उस पोएम को लिखने के वक्त, और जो हम समझ रहे हैं उस चीज़, उन दोनों चीज़ों में बहुत डिफरेंस हो जाता है। The fourth point which I have written on the screen, which is mnemonic irrelevancies. तो इसका मतलब ये है कि द रीडर रिमेंबर्स सम पर्सनल एक्सपीरियंस विच इज़ नॉट रेलिवेंट टू द पोएम। कोई वर्स पढ़ी मैंने और उस वर्स को पढ़ के मुझे कुछ अपनी पर्सनल एक्सपीरियंसेस याद आ गई, और उस एक्सपीरियंस को दिमाग में रखते हुए अगर मैं उस पोएम को पढ़ूँगी, जो एक पोएट मुझे बताना चाहता है, तो मैं उस पोएम को गलत समझ लूँगी बेस्ड ऑन माय पर्सनल एक्सपीरियंस, जो कि एक बहुत बड़ी गलती है। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ फिफ्थ पॉइंट विच सेज स्टॉक रेस्पॉन्स। तो ये स्टॉक रेस्पॉन्स क्या होता है? ये एक क्रिटिकल ट्रैप होता है जो बेस करता है उन जजमेंट्स पे जो रीडर पर्सनली फॉर्म कर लेता है इधर उधर से, किसी और की बात सुन के। जैसे कि वो कोई पोइट्री पढ़ रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उस पोइट्री को बिना पढ़े ही, बिना जाने ही उसने कहीं और से ये सुना कि जिस पोएट ने ये पोएट्री लिखी है वो पोएट पागल है, और जो पोएट्री लिखी गई है वो बहुत ही बेकार पोएट्री है, इसमें कुछ कोई भी अच्छी चीज़ नहीं है। या फिर जो पोएट है उसने इसमें किसी ऐसे चीज़ों के बारे में बताया है जो बहुत ही गलत इंटरप्रेट करके बताया, जो पोएट ने समझा ही नहीं, बिना समझे उस पोएट्री को लिख दिया है। तो मुझे उस इंसान ने ये चीज़ बताई और ये चीज़ मेरे दिमाग में बैठ गई। मैंने जो पोएट है, पोएट्री है, उसको मेरे अपने जजमेंट्स के बेस पे जज कर लिया। तो इसी को स्टॉक रिस्पॉन्स कहते हैं। ये तब होता है जब एक पोएम में कोई ऐसी इमोशन या व्यूज़ हो जो रीडर के माइंड में पहले से प्रेजेंट हो, तब वो मिस इंटरप्रीट कर देगा उस पोएम को, कनेक्टिंग विद हिज ओन फीलिंग्स, जो शायद पोएट एग्जैक्टली वो फीलिंग डिनोट नहीं करता। सेंटिमेंटैलिटी, ये हमारा सिक्स्थ पॉइंट है, जो कि ये बताता है कि एक्सेसिव इमोशंस में आके अगर हम कोई भी पोइट्री को पढ़ेंगे तो हम उसको गलत ही इंटरप्रेट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अभी जाके कहीं से रो के आई हूँ, किसी चीज़ ने मुझे बहुत हर्ट किया, उसके बाद मैं किसी पोइट्री को पढ़ने लग गई, तो मेरे दिमाग में जो इमोशनल इम्बैलेंस हो रहा है अभी, उस चीज़ को लेके अगर मैं उस पोएट्री को पढ़ूँगी तो मैं उसको गलत ही इंटरप्रेट करूँगी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो इमोशंस पोएट बताना चाहता है वही इमोशंस मेरे जो दिमाग में इमोशंस चल रहे हैं उस चीज़ को रिफ्लेक्ट करे। तो सेंटिमेंटैलिटी भी बहुत बड़ा इशू बन जाता है। तो जब भी हम किसी पोएट्री को पढ़ते हैं तब हमारा दिमाग क्लियर होना चाहिए, एकदम ब्लैंक होना चाहिए, ताकि हम उसी चीज़ पे फोकस कर सकें जो एक पोएट बताना चाहता है। पॉइंट नंबर 7, हार्डनेस ऑफ हार्ट, मतलब इनहिबिशन का मतलब अ शाय और नर्वस फीलिंग दैट स्टॉप्स यू फ्रॉम सेइंग और डूइंग व्हाट यू रियली वांट। ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है पोइट्री समझने में, ये एक काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल स्ट्रगल है। द नेक्स्ट पॉइंट टॉक्स अबाउट डॉक्ट्रिनल एडिशन। तो डॉक्ट्रिनल एडिशन
वर्ड का मीनिंग क्या है वो पहले समझ लेते हैं। डॉक्ट्रिनल इज अ बिलीफ और सेट ऑफ बिलीफ, स्पेशली पॉलिटिकल रिलीजियस वंस, दैट आर टॉट एंड एक्सेप्टेड बाय अ ग्रुप। मतलब ये बिलीफ या सेट ऑफ बिलीफ्स हो सकते हैं, या ये पॉलिटिकल और रिलीजियस भी हो सकते हैं, जो कि ऐसे ही सिखाई दिए जाते हैं, और जो लर्नर्स हैं उनको वो बिलीव्स वैसे का वैसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और वो उन्हें क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। एडिशन का मतलब है द प्रोसेस ऑफ स्टिकिंग और द एबिलिटी टू स्टिक टू समथिंग। मतलब जो चीज़ उन्हें सिखाई गई है उसी चीज़ के साथ स्टिक कर जाना। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल पुराने ज़माने में कुछ भी सिखाई दिया जाता था और बच्चों को बोला जाता था कि कोई सवाल जवाब नहीं करेगा, जो बोला गया है उस चीज़ को वैसे ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी बच्चे को ब्राह्मण समाज में ये बताया गया है कि जो शूद्र है उन वो अनटचेबल है, उनको टच नहीं करना है, ये वो। तो इसका कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया कि क्यों नहीं टच करना, किस लिए नहीं करना, और बच्चों के पास ये जो मतलब फ्रीडम नहीं थी कि वो इस चीज़ को क्वेश्चन भी करें। तो उनको जो सिखाया गया उन्होंने वही सीख लिया। अब वो अगर कोई पोइट्री को समझेंगे, पढ़ेंगे, तो वो इस डॉक्ट्रिनल एडिशन के साथ स्टिक करके इस चीज़ को जो उनको जो इंडोक्ट्रिनेट किया गया है उस चीज़ को दिमाग में रख के पढ़ेंगे, और वो उसको गलत ही इंटरप्रेट कर लेंगे। तो जो चीज़ें हमें इंडोक्ट्रिनेशन के द्वारा सिखाई गई है, दैट कुड कम इन द वे टू अंडरस्टैंड कि पोएट हमको क्या बताना चाहता है। पॉइंट नंबर 9, टेक्निकल प्रीसपोजिशंस। प्रीसपोजिशंस का मतलब तो आपको पता ही होगा, दैट इज समथिंग दैट यू बिलीव इज ट्रू विदाउट हैविंग एनी प्रूफ। तो कोई चीज़ अगर एक ढंग से किया गया हो और समझा गया हो, तो हम एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि नेक्स्ट चीज़ भी उसी ढंग से होगी, और जब नेक्स्ट चीज़ वैसे नहीं होती हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं। तो पोइट्री को आउटसाइड ऐसे एक्सपेक्टेशन के ही हमें जज करना चाहिए, नहीं तो पोइट्री हम गलत इंटरप्रेट कर लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम किसी एक पोइट की पोइट्री पढ़ रहे हैं, तो हम उसमें से हम कोई पॉइंट्स निकालेंगे, आइडियाज़ निकालेंगे, फिर हम एक्सपेक्ट करेंगे कि जो नेक्स्ट पोइट्री है वो भी वो सेम ढंग से लिखेगा, या फिर सेम चीज़ें, उसका जो लिखने का स्टाइल है या मेंटालिटी है उसी चीज़ से वो नेक्स्ट पोइट्री भी लिखेगा। तो ऐसे हम सारे पोइट्रीज़ को जज नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 10 टॉक्स अबाउट इन्फ्लुएंस बाय क्रिटिकल व्यूज। क्रिटिक्स की कॉन्सेप्शन पढ़ के हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, जो कि हमारे पर्सनल जजमेंट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। जनरल क्रिटिकल प्री कंसेप्शंस रिजल्टिंग फ्रॉम थ्योरीज अबाउट इट्स नेचर एंड वैल्यू कम बिटवीन द रीडर एंड द पोएम। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म का मेन एम है कि स्टूडेंट्स को एनकरेज करे वर्ड्स पे कॉन्सेंट्रेट करने के लिए, ना कि रिलाई ऑन सम प्री कंसीव्ड और रिसीव्ड बिलीव्स अबाउट अ टेक्स्ट। रिचर्ड्स का मानना है कि क्रिटिकल पोइट्री रीडिंग एक बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है जिसमें एफर्ट्स लगते हैं। So that's all for today's video. I hope to see you in the next one. इसके 2 पार्ट्स और बनेंगे. I will give the link on the description box below. Thank you for watching.